हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में, जो कक्षा 8 विषय विज्ञान विषय के हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा आपके लिए पेपर एक वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 8 विषय विज्ञान का पेपर, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पहला है, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना कहलाता है। आंसर होगा सिंचाई कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृत्रिम रेशा है? तो आंसर लिखेंगे रेयान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? आंसर होगा जिंक को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है। पहला है, फास्फोरस बहुत अभिक्रियाशील अधातु है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। यदि कथन सही है तो ट्रू और यदि कथन गलत है तो एफ का मतलब फॉल्स का निशान कहना है। पहला है, कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। हाँ, ये कथन सत्य है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है जिससे कोशिका कहते हैं। ये कथन गलत है, फॉल्स। क्लोरोफिल एक हरा रंजक पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये कथन सत्य है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये कथन फॉल्स है, तो यहाँ एफ लिखेंगे। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो आंसर लिखेंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला है, पौधों की उचित वृद्धि के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो यहाँ पर प्रश्न 5 का आंसर होगा पौधों की उचित वृद्धि के लिए वायु, सूर्य का प्रकाश, जल तथा पोषक तत्व उत्तरदायी होते हैं। तो हम यहाँ आंसर लिख देते हैं, सीधे आंसर ही बोलते जाएंगे आगे। अगला है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल हैं। अगला प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? तो आंसर लिखेंगे ऐसे रेशे जो मानव के द्वारा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा बनाए जाते हैं संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लिखेंगे एक्रेलिक, पॉलिस्टर और नायलॉन। अगला प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो आंसर लिखेंगे सोडियम और पोटेशियम दोनों अधिक क्रिया करने वाले धातु हैं। ये वातावरण और जल के काफ़ी तीव्रता से क्रिया करते हैं और जलने लगते हैं, इसलिए वायु और नमी से अलग रखने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला है, आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेंगे आघात वर्धनीयता उसे कहते हैं जिसमें धातु का गुण होता है जिसके कारण इन्हें पीटकर पतली चादरों यानी सीटों के रूप में बनाई जाती है। इन्हें आघात वर्धनीयता कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन पर समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? समझाइए। तो आंसर लिखेंगे जीवाश्म ईंधन मृत जीवों से बनते हैं। वनस्पति तथा जीव जमीन के अंदर दब जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं इन्हें परिवर्तित होने में, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन हैं तथा ये समाप्त होने वाले हैं। हमें इसका उपयोग सतर्कता से करना चाहिए। अगला है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो हमने यहाँ तुलना की है। आंसर लिखेंगे लकड़ी, ये लकड़ी से धुआं अधिक निकलता है तथा कम ऊष्मा देती है, जबकि एलपीजी से धुआं कम होता है तथा आग अधिक देती हैं। लकड़ी कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाती है जबकि एलपीजी कोई वातावरण को प्रभावित नहीं करती है। अगला प्रश्न है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो आंसर लिखेंगे सजीवों के लिए जनन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जैव निरंतरता को सुनिश्चित करना, माता पिता के समान मूलभूत लक्षणों वाले और जीव उत्पन्न होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाभदायक विभिन्नताएं स्थानांतरित होती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो आंसर लिखेंगे वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु कहते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु से संपर्क में आते हैं इनमें से तो एक शुक्राणु अंडाणु से के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। अगला है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं? तो आंसर लिखेंगे घर्षण शत्रु है क्योंकि घर्षण से मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है।
घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा की काफ़ी मात्रा ऊर्जा के रूप में व्यय चली जाती है। घर्षण के कारण मशीनों का गतिमान भाग घिस जाता है। घर्षण मित्र हैं क्योंकि घर्षण पृथ्वी की सतह पर चलने से सहायता करता है। घर्षण की अनुपस्थिति हम चलने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। कागज की सतह व पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण बल है, हमें लिखने में सहायता करता है। यदि घर्षण न हो तो कोई भवन का निर्माण ही नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। आंसर लिखेंगे, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तथा उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है, इसमें स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। पहला स्राव यौनावस्था में आरंभ होता है, जिसमें रजो कहते हैं। 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है तो उसे रजोवृत्ति कहते हैं। अगला है प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आंसर लिखेंगे, प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त होने वाली ऐसी औषधि जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोकती हैं, इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक कहते हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन प्रमुख प्रतिजैविक हैं। वे रक्त के अंदर शरीर की कोशिकाओं को बिना हानि पहुंचाए जीवाणुओं को मारती हैं। सावधानियां, प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। डॉक्टर द्वारा परामर्श की गई सभी दवाओं का पूरा कोर्स लेना चाहिए। सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग वायरस द्वारा फैलाते हैं। इस प्रकार आज का जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। थैंक यू।